गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्लासेस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट किया, डिज़ाइन ऑफ की किया, डिज़ाइन ऑफ मफ कपलिंग किया, उनकी थ्योरी के रिगार्डिंग बात की और उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। अभी हमारी जो नेक्स्ट कपलिंग है जिसका नाम है फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग, रिजिड कपलिंग का जो टाइप है, फ्लेंज कपलिंग और मफ कपलिंग है, रिजिड कपलिंग के जो टाइप है उसके रिगार्डिंग अभी हम लोग यहाँ पर डिजाइन प्रोसीजर भी करेंगे और साइड बाय साइड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है और जो पूरा लेक्चर जो है वो एक ही इसमें कवर अप हो जाए। फ्लेंज कपलिंग मफ कपलिंग के जैसा ही है, बस उसमें एडिशनल कुछ चीजें ऐड हो जाती है। देखते हैं अभी क्या क्या है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मफ कपलिंग अगर आपको आ रहा है तो फ्लेंज कपलिंग में दो प्रोसीजर के स्टेप्स बस बढ़ जाते हैं। अगर आपने ये ऊपर का पार्ट और ये पार्ट अगर निकाल दिया तो आपको दिखता क्या है कि ये मफ कपलिंग ही है, और ऊपर का पार्ट अगर हम लोग ने ऐड कर दिया तो ये बन जाती है फ्लेंज कपलिंग। अभी ये जो है ये हमारा क्या है, हबी है। ये जो एक्सेस पार्ट बड़ा है उसको बोलते हैं फ्लेंज। यहां पर इनकी टाइटनेस, अलाइनमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए, दो शाफ्ट की अलाइनमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए फ्लेंज लगा के रखा है दोनों साइड से, और बोल्ट को ऐड किया है। ठीक है, और क्या किया है, बोल्ट्स को ऐड किया है। ये बोल्ट साइड व्यू से अगर देखा जाए ये पूरी की पूरी हमारी फ्लेंज कपलिंग होती है। ये हमारा होता है बॉस जो होता है हब, ये हमारा होता है शाफ्ट। देन हमारे पास यहाँ पर अगर आपका इस साइड व्यू ले तो ये एक बोल्ट हो गया, यहाँ पर एक बोल्ट होता है, यहाँ पर एक बोल्ट होता है, यहाँ पर एक बोल्ट होता है। बोल्ट जो है वो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। बोल्ट की नंबर्स वैरी होती है। नीचे साइड में भी बोल्ट्स होते हैं। ओके, सो आगे साइड व्यू मैंने दिखाने की कोशिश की एक सॉफ्टली, मतलब सिंपल तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या है, शाफ्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज शाफ्ट। नाउ क्लियरली क्या दिख रहा है, यहां पर एक की है, ये एक की है जो ये शाफ्ट के साथ साथ यहाँ की फ्लेंज अलग है। अभी पिछले वाले केस में क्या था, मफ कपलिंग में ये शाफ्ट होता था हमारा, 2 शाफ्ट होते थे और एक ही चीज उनको ज्वाइन करके, जो एक ही की को यूज करते थे हम लोग मोस्टली, और ये एक सिंगल एलिमेंट होता था मफ कपलिंग में, ये और ये एक सिंगल एलिमेंट होता था। बट फ्लेंज कपलिंग में इसकी अलाइनमेंट स्ट्रेंथ कम होती है। अलाइनमेंट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए wait a second guys, okay, जो 6 7 8 बराबर 12 फुटे, 12 का ही होता है। ठीक है, बॉम्ब फट रहे थे बाहर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि अलाइनमेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये इनपुट शाफ्ट है हमारा, ये आउटपुट शाफ्ट है हमारा। यहाँ पर इनपुट शाफ्ट के लिए अलग फ्लेंज है, ये एक अलग पार्ट है गाइस। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये एक अलग पार्ट है और ये पार्ट, इसका रेप्लिका ये जो ब्लैक से दिखाया गया है ये एक अलग पार्ट है। यहाँ पर ये हमारे पास इनपुट शाफ्ट है या आउटपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट की ये फ्लेंज के साथ यहाँ तक कनेक्ट हो गई है, और आउटपुट शाफ्ट का जो ये फ्लेंज है वो ये वाली की है जो आपको दिख रही होगी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाली जो की है ये आउटपुट शाफ्ट की है गाइस। किसकी की है, आउटपुट शाफ्ट की है हमारे पास। ठीक है, सो बोल्ट्स को यूज किया जाता है ताकि वो अलाइनमेंट दोनों शाफ्ट की प्रॉपर रहे, स्ट्रेट रहे। फिगर तो टेढ़ी है बट स्ट्रेट होती है। ठीक है, फ्लेंज कपलिंग स्ट्रेट रहे। इन चीजों के लिए हम लोग फ्लेंज कपलिंग को यूज करते हैं। अभी बॉयज यहाँ पर किस चीज का डिजाइन प्रोसीजर बढ़ता है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा और साथ साथ में डिजाइन भी कराऊंगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डिजाइन ऑफ शाफ्ट, जो मफ कपलिंग में भी था, शाफ्ट में भी था, की में भी था। डिजाइन
डिजाइन ऑफ शाफ्ट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जहां पर हम लोग डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ये जो शाफ्ट का जो डायमीटर है डी, ये जो डी डायमीटर है इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब ये कहां से निकलेगी? शाफ्ट तो घूमने वाला है, शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो वहां पर टॉर्क होगा, और टॉर्क के फॉर्मूले से T इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ। टाउ अगर गिवन रहेगा, टॉर्क अगर गिवन रहेगा तो हम लोग डी निकाल सकते हैं। नाउ गो टू द न्यूमेरिकल। जो एक ही न्यूमेरिकल है आपको, फ्लेंज कपलिंग, दो न्यूमेरिकल है, एक मेरे लिए एक आपके लिए। तो मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूं। इन अ रिजिड फ्लेंज कपलिंग टू ट्रांसमिट पावर, पावर दिया है 20 किलोवाट एंड आरपीएम दिया है 700 आरपीएम। तो अगर आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया हूं, पावर के फॉर्मूला 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60 के फॉर्मूले से मुझे टॉर्क जो है मिल जाएगा 20 किलोवाट, मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू पाई, एन इज 700 इंटू टी डिवाइडेड बाई 60 करके मैं टॉर्क निकालूंगा। और पावर के फॉर्मूले से जो टॉर्क की वैल्यू आती है वो किस में होती है गाइस? न्यूटन मीटर में होती है। सो 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 2 इंटू पाई। तो इसका वैल्यू आती है 272.83, 272.83। एक सेकेंड ना, 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू 700 बराबर 272.83 न्यूटन मीटर में होती है। तो अगर इस न्यूटन मीटर को टेन टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूटन मिलीमीटर में। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूटन मिलीमीटर में गाइस। तो ये हो गया टॉर्क, हम लोग ने निकाल दिया यहां से। तो मैं टॉर्क की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं 272.83 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। ओके, डिजाइन प्रोसीजर की फर्स्ट स्टेज जो थी, आपके पास है डेटा, मैंने सॉल्व कर दिया हूं। पावर और स्पीड दिख जाए तो टॉर्क हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पावर मैंने विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला आई कैलकुलेट द टॉर्क। आगे मुझे गिवन क्या दिया है कि द फ्लेंजेस आर ऑफ कास्ट आयरन, मतलब ये जो फ्लेंज है ये कास्ट आयरन के हैं। बट डायमीटर ऑफ, अगर मैं शाफ्ट का निकाल रहा हूं तो मुझे शाफ्ट, तो लिख देता हूं फ्लेंज जो है वो कास्ट आयरन के हैं। और अदर पार्ट्स में क्या क्या आता है गाइस? की आती है, हमारा हब आता है, की आती है, हब आता है। ये जो अदर पार्ट्स है, की एंड हब, ये किसके बने हुए हैं? C40 कार्बन 40 C40 मटेरियल से बने हुए हैं। अज्यूम स्ट्रेसेस इन कास्ट आयरन, मतलब फ्लेंज के लिए, स्ट्रेसेस फॉर द फ्लेंज, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी फॉर फ्लेंज कितना दिया है? 28 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, सिग्मा टी दिया है 28 न्यूटन पर, और गिवन में यहां पर लिखता हूं, ठीक है, जगह नहीं है वहां पे। कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर फ्लेंज के लिए, कंप्रेसिव सिग्मा सी के, क्रशिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हो, 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और फ्लेंज के लिए शियर स्ट्रेस, दिया है, फ्लेंज किधर गया भाई? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अदर जो मटेरियल है, स्ट्रेसेस फॉर C40 मतलब की और हब के लिए, तो इनको मैं सिंपली लिखता हूं कि टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब सिग्मा सी के 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, और शियर स्ट्रेस 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। और बियरिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी स्टैंड्स फॉर बियरिंग स्ट्रेस 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। देखो गाइस, यहाँ पर स्ट्रेसेस ज्यादा है पर डरो मत। 3 जो स्टेप्स है वो हमारे पहले जो मफ कपलिंग के थे वो यहाँ पर सेम ही आने वाले हैं। 4th और 5th स्टेप बस चेंज हो रही है, तभी हम लोग बाकी का स्ट्रेस कहाँ पर मैं यूज करता हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा
डिजाइन प्रोसीजर के फर्स्ट स्टेज पर है हम लोग, डिजाइन ऑफ शाफ्ट कर रहे थे। डिजाइन ऑफ शाफ्ट करते समय पावर और स्पीड दिया था, पूरा न्यूमेरिकल की गिवन लिख दिए, टॉर्क निकाला पावर और स्पीड से। अभी ये जो टाउ है ये किस चीज का यूज करूंगा, फ्लेंज के लिए यूज करूंगा कि अदर मटेरियल का यूज करूंगा। टाउ 40 दिया है, अदर मटेरियल्स कौन से आते हैं, की आती है, शाफ्ट आता है और हब आता है। अदर मटेरियल्स ये है फ्लेंज को छोड़ के। तो गाइस सिग्मा सी के 110 दिया है, टाउ कितना दिया है 40, तो टी कितना आया था मुझे, टॉर्क 272.83 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू पाई बाई 16। डी जो मुझे निकालना है, और यहाँ पर अदर मटेरियल्स के लिए शेयर स्ट्रेस दिया था 40। यहां से मैं किसको निकालूंगा, डायमीटर को निकालूंगा। यहां से मैं किसको निकालूंगा, डायमीटर को निकालूंगा। सो 272.83 इंटू 10 टू द पावर 3 ओके is equal to into 16 divided by 40 into pi, cube root of answer। तो डायमीटर आता है 32.62, डायमीटर आता है कितना 32.62 mm। अभी हम लोग डायमीटर को कंसीडर करेंगे, इवन नंबर ही कंसीडर करना होता है हमेशा, से 34 mm, से 34 mm। कितना आया ये गाइस, 34 mm। सो डायमीटर आया 34 mm। आगे बढ़ते हैं। तो एक डिजाइन स्टेप जो है फर्स्ट, ये हम लोग ने मफ में भी किया था, फ्लेंज में भी कर रहे हो, और फ्लेक्सिबल में भी यही प्रोसीजर है। फ्लेक्सिबल में बस एक स्टेप जो ऐड होता है वही मैं बताने वाला हूँ, बाकी फ्लेक्सिबल कपलिंग ज्यादा करके पूछते नहीं है, बट आपका ये डायमीटर आ गया। सेकेंड, अभी मैं डायमीटर जो निकाला हूं उसको लिख देता हूं। डायमीटर जो आया है हमारा 34 mm आया है फर्स्ट डिजाइन स्टेप से, फर्स्ट डिजाइन प्रोसीजर के स्टेप से, तो वो मैंने निकाल दिया। अभी मैं फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो डिजाइन ऑफ मफ के लिए जो किया था ये पार्ट को छोड़ दो, डिजाइन ऑफ मफ के लिए यही पार्ट था बस। डिजाइन ऑफ फ्लेंज को, ये डिजाइन ऑफ फ्लेंज है ना, डिजाइन ऑफ फ्लेंज के ये पार्ट को छोड़ दो तो डिजाइन ऑफ मफ है। तो बराबर मफ की प्रोसीजर फॉलो करो। सेकेंड स्टेज डिजाइन ऑफ हब, जो सेकेंड स्टेज जो थी डिजाइन ऑफ हब या फिर स्लीव, इसको स्लीव भी कहते हैं, हब भी कहते हैं। अभी डिजाइन ऑफ हब के लिए हमको ऑलरेडी गिवन क्या है, डी, इट इज अ डायमीटर। ये डिजाइन ऑफ हब का डायमीटर कितना है, दिस मच इज हब, बाकी का फ्लेंज, ठीक है, दिस मच इज हब, डी इज 2d, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर इज व्हाट, डायमीटर इज 34, सो 34 2s are 68 mm। एक लेंथ ऑफ हब भी होता है, उसके लिए उन्होंने कुछ यूज किया है क्या, लेंथ ऑफ हब भी होता है। प्रीवियस मफ के लिए थोड़ी अलग प्रोसीजर थी। मफ के लिए हम लोग डायमीटर कैसे निकालते थे, मफ के लिए हम लोग डायमीटर निकालते थे आई थिंक सो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी प्लस 13 mm, प्लस 13 mm। मफ में हम लोग ऐसे निकालते थे, बट फ्लेंज के लिए ये एक प्रोसीजर ही है, इसको याद रखो, थोड़ा अलग है। तो अगर मैं लेंथ ऑफ हब, लेंथ ऑफ हब मतलब ये इतनी लेंथ कितनी है, 1.5 टाइम्स ऑफ डी, लेंथ ऑफ हब इज 1.5 टाइम्स ऑफ डी, 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर इज 34, so 1.5 into 34 51 mm। तो लेंथ ऑफ हब कितना आया 51 mm। ये दोनों वैल्यू मुझे मिल गए, बराबर है। अभी मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बताया था ये एक बाहर का आउटर डायमीटर ऑफ हब है, ओके, और इनर डायमीटर कौन सा है हब का, ये इनर डायमीटर है, ठीक है। अभी अगर मफ हब अगर फेल होगा तो कैसे फेल होगा, शाफ्ट रोटेट करता रहेगा, हब स्टेशनरी रहेगा, ओके, इस तरीके से हब फेल होगा, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस जनरेट होने के बाद बिकॉज ऑफ टैंजेंशियल फोर्स जो की को शियर ऑफ करके देता है। अभी मेरा रिक्वायर्ड मटेरियल कहां पर है, ये हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है, यहां पर जो हब का डिजाइन है वो ये रिक्वायर्ड मटेरियल है, जिसका आउटसाइड डायमीटर क्या है गाइस, आउटसाइड डायमीटर कैपिटल डी है, हब का आउटसाइड डायमीटर कैपिटल डी है, और इनसाइड डायमीटर क्या है स्मॉल डी। तो ठीक है, इनसाइड डायमीटर क्या है स्मॉल डी, ठीक है, इनसाइड डायमीटर क्या है स्मॉल डी, ठीक है।
अभी यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव करके रखा था π/16 इंटू कैपिटल D क्यूब इंटू टाउ इंटू 1 माइनस k⁴ वेयर k इज व्हाट स्मॉल d बाई कैपिटल D। स्मॉल d की वैल्यू हमको आई थी 34 डिवाइडेड बाई कैपिटल D की वैल्यू आई 68, तो ये कितना आया 0.5। ओके 0.5 आया, ठीक है, ये इसको याद रखो, k कितना आया 0.5, सो k के जगह पे मैं लिखूंगा कितना 0.5⁴। टाउ की वैल्यू मुझे चेक करनी है, t कितना आया था मुझे, t 272.83 इंटू 10⁻³ कैपिटल D की वैल्यू मुझे कितनी आई थी, कैपिटल D 68 क्यूब, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे टाउ। अभी हब का अदर पार्ट्स, हब शाफ्ट और की, ये किस में आता है, टाउ की वैल्यू क्या दी है 40। अभी यहां से जो टाउ की वैल्यू आएगी वो इससे कम आनी चाहिए, यहां से जो टाउ की वैल्यू आएगी वो परमिसिबल वैल्यू से कम आनी चाहिए, तब ये स्लीव सेफ रहेगी। अगर नहीं आई तो ये वैल्यू मुझे फिर से यहां पर रख के नया डी फाइंड करना होगा, याद रखना ये चीज। सो मैं कैलकुलेट करूंगा इसको 0.5⁴ 1 माइनस ऑफ आंसर, ओके 1 माइनस ऑफ आंसर, ओके इंटू पाई इंटू 68 क्यूब, ओके 272.83 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 16। तो मुझे यहां से शियर स्ट्रेस की वैल्यू आती है 4.71 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन परमिसिबल वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई 4.71 विच इज लेस देन 40। अदर पार्ट्स में शाफ्ट, की और हब तो लेस आ रही है, हेंस सेकेंड स्टेज का प्रोसीजर, डिजाइन प्रोसीजर यहां पर होता है खत्म, जो एग्जैक्टली मफ के जैसा ही है, ठीक है, एग्जैक्टली मफ के जैसा। थर्ड स्टेज ऑफ डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइन ऑफ की। थर्ड स्टेज ऑफ डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइन ऑफ की। अभी डिजाइन ऑफ की अगर आपने किया रहेगा तो डिजाइन ऑफ की मफ में भी आता है, डिजाइन ऑफ की फ्लेंज में भी आता है। तो थर्ड स्टेप में क्या है, डिजाइन। सो मैंने यहां से क्या फाइंड किया, शियर स्ट्रेस इज सेफ, और कैपिटल डी की वैल्यू 64 mm निकाली, और लेंथ ऑफ द हब 1.5 टाइम्स ऑफ डी होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ 34 51 mm। कैपिटल डी की वैल्यू 68 है, 51 mm। ओके अभी डिजाइन ऑफ की। अभी यहां पर की के लिए कुछ अलग चीज बताइए क्या, की के लिए कुछ अलग चीज बताइए, नहीं। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि की कौन सी है, की रेक्टेंगुलर की है। कौन सी की है, रेक्टेंगुलर की है, जिसमें विड्थ की वैल्यू होती है d/4 और थिकनेस की वैल्यू होती है d/6। सो d की वैल्यू वी ऑलरेडी नो 34, 34/4 ये आता है 8.5 mm, एंड 34/6 ये आता है 5.67 mm। विड्थ और थिकनेस की वैल्यू हमको यहां पे मिल गई। अभी डिजाइन ऑफ की दो केस में होता है, डिजाइन ऑफ की अंडर शियर। इसके लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिया है डिजाइन ऑफ की के लेक्चर में, T इज इक्वल टू W इंटू D/2 इंटू टाउ, W इंटू D/2 इंटू टाउ इंटू L। ओके सो यहां पर मेरे पास टॉर्क है। अभी एक सेकेंड और, ये लेंथ ऑफ की है ना, तो लेंथ ऑफ की भी हमको यहां पर पता चल जाएगी। लेंथ ऑफ की वैल्यू रहेगी स्मॉल एल की, वेट अ सेकेंड, प्रोसीजर में आपको लेंथ ऑफ की वैल्यू दी होगी, स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल इन केस ऑफ फ्लेंज कपलिंग। मफ कपलिंग के लिए अलग था, ठीक है, उधर थोड़ा ध्यान दो, जो जो चेंजेस है ना उसको नोट करके रखो और इसके नोट्स बनाओ। टी की वैल्यू आई थी
272.83 इंटू 10 टू द पावर 3, W की वैल्यू आई 8.5, डायमीटर है 34/2, टाउ जो है वो चेक करना है, और लेंथ स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल ना, स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल 51 mm। स्मॉल एल जो है, ये जो लेंथ ऑफ की है वो इतनी ही रहेगी कैपिटल एल के जितनी। सो इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, 51 है ये गाइस, 51 mm। सो इसको कैलकुलेट करके टाउ की वैल्यू चेक करूंगा, तो की के लिए टाउ की वैल्यू कितनी आई थी 40। सो ये जो की है, ये जो टाउ की वैल्यू यहां से जो आएगी वो इस वैल्यू से कम रहनी चाहिए, तो ये की शेयर के अंदर सेफ है, नहीं तो फिर हमको लेंथ ऑफ की वैल्यू चेंज करनी होगी। सो लेट्स चेक 272.83 into 10⁻³ into 2 divided by 8.5 into 34 into 51। So tau की वैल्यू आती है 37.02 न्यूटन पर mm square, which is less than 40, hence key is safe under shear, hence key is safe under shear, okay, hence key is safe under shear। इसके आगे की अंडर शेयर होने के बाद की दो टाइप के फेल्योर बताए थे मैंने, की इज फेल अंडर क्रशिंग और की इज फेल अंडर शेयर। तो हम लोग अभी किसकी बात करेंगे, क्रशिंग के लिए बात करेंगे। डिजाइन ऑफ की अंडर क्रशिंग, जिसका फॉर्मूला था T इज इक्वल टू L इंटू T/2 इंटू D/2 इंटू सिग्मा CK। सिग्मा CK की वैल्यू मुझे गिवन है, टॉर्क की वैल्यू गिवन है 272.83 इंटू 10 टू द पावर 3, लेंथ की वैल्यू है 51, थिकनेस की वैल्यू है 5.67 डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर है 34/2, सिग्मा CK निकालिए, चेक करिए, इससे कम आनी चाहिए सिग्मा CK की वैल्यू, तो ये जो की है वो क्रशिंग के अंडर सेफ है, नहीं तो फिर मुझे लेंथ ऑफ की चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि विड्थ ऑफ की तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेंथ ऑफ की वैरी होगी। 272.83 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 5.67 इंटू 34। सो यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है 110.99। तो देखो 1 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 111 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये ज्यादा आ रही है गिवन वैल्यू से, सो ये फेल होगी डिजाइन। अभी देखो ध्यान दो, अगर मैंने डिजाइन करते समय डायमीटर 34 की जगह पे 36 लिया होता, कोई स्टूडेंट कर देते 36 भी, सबका डिजाइन प्रोसीजर अलग अलग होता है, अगर 36 कर दिया होता तो ये वैल्यू कम आती थी। अभी ये वैल्यू मुझे चेंज करने के लिए क्या कर रहा हूं, देखो फिर से 272.83 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू L इंटू थिकनेस की वैल्यू 5.67 डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर 34 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा CK 110 के लिए लेंथ ऑफ की क्या आएगी, ये होता है डिजाइन को सेव करने के लिए उसका वर्किंग, ये होता है डिजाइन को सेव करने के लिए इसका। वेट अ सेकंड, लेंथ ऑफ की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, जो बढ़ रही है किससे, कितने से बढ़ रही है, बस सो गाइस, फोन बज रहा है मेरा 2 बार, मेरा ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं उठाऊंगा, फिर 4th और 5th स्टेज अलग अलग।
तो ये आती है हमारी वैल्यू नई जो कैलकुलेट की है, तो दिस इज माई लेंथ ऑफ की। सो मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ, इसके दो पार्ट बनेंगे, पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है